मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन स्टार्टिंग करेंगे 1998 का पेपर और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे इसमें कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है, सब कुछ। तो इसको पेपर लगाने का ये फुल एनालिस कर रहे हैं इस पेपर को। तो इसमें बौद्ध जैन एवं शैव धर्म, इसमें एक टॉपिक उठाइए आराम से। NCERT से आपको इसकी सारी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। और PYQ, ये दो चीज़ करनी है। PYQ आपको इंटरनेट से ही मिल जाएंगे और बौद्ध जैन धर्म की मैं गूगल से भी सर्च कर सकते हो, और NCERT भी है। तो इसके लिए अब स्टार्टिंग करते हैं। बौद्ध जैन धर्म जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के इसके नोट्स बना लेना है आपको। पर अब इसमें क्या है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना के लिए प्रमुख अंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है। दीप वंश की विषय वस्तु का है, कि दिव्यदान की विषय वस्तु का है, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का है, कि धर्म प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म प्रवर्तन सूत्र। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताए थे। किसने बताए थे? गौतम बुद्ध ने। इनके 4 8 शब्द हैं जिन्होंने उसमें क्या बताया था, जैसे इनकी डेफिनेशन बताते हैं पूरा। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध का उपाय बताया है। और इसमें दुख निरोध को गामिनी प्रतिपदा और मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा है उन्होंने। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 मार्ग हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। इसमें 8 मार्ग कौन कौन से हैं, इनको याद करना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जरूर याद करने हैं, इनको याद करके जाना है। निम्नलिखित में से एक में से कौन से सही है, सम्मिलित है। तो इसका आंसर बताना है कौन सा सबसे सही एग्जैक्ट सही है। तो लोथल के सामने प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। सारनाथ के आगे बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, बिल्कुल राइट है, धर्मोपदेश था। राजगीर अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष बिल्कुल नहीं है। यह हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महापीठ है, तो ये भी सही है। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो इसमें क्या है, लोथल नामक सैंधव स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्राचीन गोदी क्षेत्र भोगवा नदी के किनारे, किसकी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे धर्म प्रचार बुद्ध महात्मा ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित मृगदाव में दिया था। ठीक है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये भी सही है। राजगीर गर्म जल स्रोत के लिए विख्यात एवं हिंदू बौद्ध जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये आया मौर्य से। इसका मौर्यकालीन से क्या क्वेश्चन है कि अशोक ने, क्या ऑप्शन है अपने, अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता को अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता की अधिक महत्वपूर्ण थी। हाँ, क्योंकि उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों को प्रसार किया था। एक बिल्कुल राइट है। ए आर की व्याख्या करता है, इसलिए इसका हो जाएगा बोथ ए आर राइट ट्रू। ए आर के दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में क्या डेफिनेशन है, तो इसके बारे में क्या है कि दूसरे और सातवें लेख में जारी किए गए शासन उद्देश्य में अशोक ने धम्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि अपाशिनवे बहुकाने दया दाने सच्चे सोचते माधवे साधवे, अर्थात पाप से निवृत्त विश्व कल्याण दया दान सत्य और कर्म शुद्धि की ही धम्म है। और इसके अलावा अशोक ने क्या कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, मतलब संतान से तात्पर्य उनकी प्रजा से बोला कि सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार अपनी संतान के लिए एक लौकिक और परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार प्रजा के लिए अशोक ने इन विचारों को स्पष्ट करते हुए वह धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता में सामाजिक समरसता तथा कल्याण को अधिक महत्वपूर्ण माना था। उसने जनता की प्रति दृष्टि में विचार प्रसार करने हेतु संवर्धन की स्थापना का प्रयास किया।
अब लोग बोलेंगे कि किसी भगवान के बारे में अपन ने धार्मिक था कि क्या था, तो अपन को धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा करी थी उसने। किसके बारे में था? सामाजिक समरसता और एवं कल्याण को अधिक महत्वपूर्ण माना उसने। ऐसी चीज़ों को याद रखना है। तो इसका आंसर देखिए गया वो जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें से कौन कौन से इसमें, तो इसमें दूसरा और 13वां, ठीक है, दूसरा और 13वां है जो अशोक के संगम काल के बारे में बताता है। संगम काल होता है चोरचेर पांड्या के बारे में, मतलब। तो इसमें क्या है, अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया तथा राजज्ञा जारी की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामीक, यूनानी, ग्रीक और लिपियों में उत्कीर्ण है। कौन कौन सी में? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामीक, यूनानी, ग्रीक लिपियों में उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के दूसरे और तेरहवें में दक्षिण संगम के राज्य की जानकारी के विषय में प्राप्त होती है। द्वितीय शिलालेखों में सीमांत राज चोरचेर पांड्या और सतीपुत्र, इसको भी याद रखना, सतीपुत्र ताम्रप्रश्नी श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। 13वीं शिलालेखों में दक्षिण के पांडव आड्विक राज्यों के 5 सीमांत सिद्धांत यूनानी राजाओं का उल्लेख है। 5 सीमांत यूनानी राजाओं का उल्लेख दिया हुआ है 13वें में। जहाँ अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे, किसको भेजे थे? धर्म प्रचारक को भेजे थे। और 13वें अभिलेखों में 13वें शिलालेख में ही 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें भी है? 13वीं शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित में से सही आने का कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर बताओ कौन सा है? सोने के सिक्के आए थे कि आहत मुद्रा के सिक्के आए थे कि लोहे का हल आए थे कि नगर संस्कृति? तो सबसे पहले क्या आएगी? संस्कृति आएगी। तो इसका आंसर पहले क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए 4। फिर उसके बाद संस्कृति आएगी, तो फिर उसके बाद लोहा पैदा हुआ, तब लोहे बने, लोहे की खोज हुई, लोहे से क्या बनेंगे? सिक्के बनेंगे। फिर लोहे के बाद कोई अच्छी धातु मिलेगी तो उससे सिक्के बनेंगे। फिर आएंगे चांदी के सिक्के आए। फिर बहुत समृद्ध हो जाएगा तो फिर सोने के भी सिक्के बनेंगे। फिर इसका सही क्रम हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 3 4 3 2 1। भारत में आने का सही क्रम। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी, इसलिए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जात पात के बारे में कम था, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता कम थी। क्या अब हिंदू धर्म में क्या है कि ब्राह्मण अपने आप को बहुत सर्वोच्च मानते हैं, तो कई जो राजपूत राजा हैं उन्होंने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म की तरफ अधिक झुकाव था। अनेक कारण हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह हैं, क्योंकि उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, गांधार शैली में यूनानी का प्रभाव तो है, लेकिन उस कला से हीनयान नहीं, महायान का हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसका कुषाण शासक विशेष रूप से कनिष्क के काल में 2 मूर्ति कलाओं शैलियों का विकास हुआ है। पहला, कुषाण के समय गांधार शैली, सॉरी कैमरा लग गया है। कुषाण में पहले हुआ है गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली। गांधार कला शैली पर यूनानी मूर्ति कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है। मूर्ति कला पर है, मथुरा शैली पर भी है, गांधार शैली पर भी। लेकिन इसी कारण से इसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? ग्रीक बौद्ध शैली। गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियाँ यूनानी देवताओं के अपोलो से मिलती जुलती हैं। किससे मिलती हैं? अपोलो से मिलती जुलती हैं। गांधार शैली की बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? महायान से, ना कि हीनयान से, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन गलत था।
क्योंकि महायान गौतम बुद्ध को महान पुरुष मानकर उनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। हीनयान उन्हें महान पुरुष ऐसा, हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधक थे और महायान मूर्ति पूजा करते थे, इसलिए। तब मूर्ति होगी नहीं तो फिर कहाँ से कला के बारे में बात होगी उसकी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं। तो किसके बारे में, सोहगोरा ताम्रपत्र के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि 332 ईस्वी पूर्व मगध के नंद वंश के अंतिम शासक ने घनानंद के गुरु अपने चाणक्य की सहायता से हत्या करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय सोहगोरा ताम्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख दुर्भिक्ष जैसा संकट होने पर राज्य द्वारा कोष्ठागारों में अनाज को सुरक्षित रखे जाने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश उत्कीर्ण है। अशोक के रुमिनई, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। रुमिनी अभिलेख में, किसमें, रुमिनदेई अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जबकि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान किए जाने वाले विवरण प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त, मंत्री हरिश्रेण और समुद्रगुप्त की विजयों की उत्कीर्णता है। किसके बारे में, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में उत्कीर्ण हुआ है। और मेहरौली दिल्ली अभिलेख के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। किसका है, मेहरौली में, दिल्ली में स्थापित अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ये विस्तार किसने किया था ये बताना है। तो ये सिंपल आंसर है इसका, अशोक ने, अशोक के अंतिम समय का था ये। अब इसमें मैचिंग करनी है। तो मैंने बोला था कि साहित्य को याद करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो साहित्य में पहले क्या पूछा, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना थी, शूद्रक की थी। बिल्कुल पहला क्वेश्चन एकदम आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, बुद्ध चरित्र किसकी है भाई, जल्दी कमेंट करो। फिर थर्ड मुद्रा राक्षस का तो पता है, मैंने बताई थी, विशाखदत्त, इसलिए आप इसका तीसरा भी आंसर सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। मृच्छकटिकम बिल्कुल सही बताई थी, शूद्रक है। ये मुद्रा राक्षस नाटक किसकी थी, विशाखदत्त ने की थी। देवी चंद्रम विशाखदत्त द्वारा लिखित अन्य नाटक भी है। हर्षचरित किसने लिखी थी, पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना भी है। बुद्ध चरित्र की किसने करी थी, अश्वघोष ने। किसने करी थी, अश्वघोष ने। अश्वघोष की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इनको याद रखना है, ये आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन के सैनिकों प्रधान था, क्योंकि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका बिल्कुल ये सही आंसर है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, क्योंकि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश की एकता को रूप में खंड विभाजित कर दिया था। एकता प्रणाली किसने करी थी, इसको जल्दी कमेंट में बताएं। इसको करी थी इल्तुतमिश ने। चलो इसका आंसर ए किस है, ए आर द्वारा दोनों सही हैं, आर की एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। अब इसके बारे में डेफिनेशन क्या है कि तुर्की प्रशासन में सैनिक संगठन को विशेष महत्व दिया था। सुल्तानों में सैन्य व्यवस्था को शुभारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इल्तुतमिश इसके शासनकाल में सल्तनत की सेना को हश्म ए कल्ब केंद्रीय सेना या कल्ब ए सुल्तानी भी कहा गया है।
इल्तुतमिश ने गुलामों के रूप में भर्ती किए गए सैनिकों द्वारा अपनी सेना को गठन किया। इल्तुतमिश ने अपनी सेना के सैनिकों को नगद रूप में वेतन प्रदान करने के लिए किसको एकता प्रणाली को अपनाया। एकता प्रणाली के रूप में भूमि के टुकड़े को प्रदान किया जाता था। बलबन ने सर्वप्रथम सैन्य विभाग में दीवाने अर्ज, बलबन ने क्या किया था, दीवाने अर्ज की स्थापना की। अलाउद्दीन के काल का सैनिक सुधार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें एक स्थायी सेना का गठन किया और जिसे एकता और प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन दिया। किसने दिया था अपना? अलाउद्दीन के काल में सैनिक सुधारों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसने एक स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना में एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था उसने और नगद वेतन कैश के रूप में देना प्रारंभ कर दिया था। अब जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन सा था? तो जो फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधाओं हेतु 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। यमुना में हिसार जो 150 मील लंबी, सतलज के घग्गर तक 96 मील लंबी और सिरमौर में हासी के तक घग्गर से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक यमुना का निर्माण किसने? सबका इन दो, यमुना, सतलज, घग्गर और सिरमौर से हासी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक तक यमुना से फिरोजाबाद का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये ऐसी 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। 5 नहरें का निर्माण हुआ था जो अभी दिल्ली में भी है। संतलत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का क्या अर्थ था? इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जो फवाजिल का अर्थ होता है ना, वो इक्तेदार द्वारा होता है। इक्तेदार जो अतिरिक्त जमा राशि होती है उसको जमा करने के लिए जो उर्दू शब्द में फवाजिल अर्थ प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही कालक्रम में किसके निर्माण हुआ था? सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले इन चारों में से बताया जाए तो इसमें सबसे पहले किसका हुआ था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाद किसका निर्माण हुआ था? तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद के बाद किसका हुआ था? लोधी गार्डन। लोधी गार्डन के बाद किसका हुआ था? फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। तो अब इसको कालक्रम देखते हैं। तो संतलत काल एवं मुगल कालीन स्थापित कला के नमूनों की काल दृष्टि में सर्वप्रथम दिल्ली के निकट महरौली गांव में, अभी भी ये वर्तमान में महरौली गांव में जाओ, कुतुब मीनार का निर्माण है, आप घूमने जा सकते हो। तो सर्वप्रथम दिल्ली के निकट महरौली गांव में, महरौली एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। महरौली गांव के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार के नाम से भी स्टेशन है, वहीं उतरना है। इसका निर्माण 1206 में मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि में तथा तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया था ऐबक ने, खाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी शेष मंजिलों का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने 1231 में पूर्ण कराया। फिर उसके बाद उसने तुगलकाबाद के किले का निर्माण कराया। दिल्ली के समीप की पहाड़ियों में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 के बीच कराया था। फिर दिल्ली में लोधी गार्डन का निर्माण लोधी वंश ने कराया 1451 से 1526 के समय में। फिर अकबर द्वारा आगरा के समूह फतेहपुर सीकरी का निर्माण वो 1571 में कराया था उसने। इसलिए एक पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। शाहजहाँ के शासन काल में दारा सुकोदो को बख्त खान और कांधार के अभियान पर भेजा गया था, क्योंकि शाहजहाँ द्वारा मध्य पूर्व भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा। तो भाई ये गलत है। शाहजहाँ द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये विफल रहा था। और हाँ, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान दारा सुको को वल्ख और जो भी हो बदस्का और कांधार के अभियान में भेजा गया था। ये बिल्कुल सही है।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। शाहजहाँ के शासनकाल में दारा शिकोह को वक्त वक्त खां और कांधार के अभियान पर भेजा गया था। एक कथन बिल्कुल सही, किंतु शाहजहाँ द्वारा मध्य पूर्व भेजा गया अभियान असफल रहा था। इसीलिए इसका आंसर ए सही, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहदी में घुड़सवार सिपाही थे, फिर उसमें दूसरा, जिन्होंने अपनी सेवाओं में एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी भी सरदार के साथ अपने संलग्न नहीं किया, कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, और जिन्होंने अपने मिर्जाओं का संलग्न किया था। तो इसका आंसर कौन से सही है? तो अहदी घुड़सवार थे। इनके बारे में क्वालिटी क्या थी कि ए ना, जिन्होंने अपनी सेवाओं में एकांकी प्रदान करी थी। इसके बाद जिन्होंने किसी भी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। और इसके बाद तीसरा है कि सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। इसलिए ये 3 क्वालिटी हैं। चौथा है, जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, बिल्कुल नहीं किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अहदी घुड़सवार वे थे जिन्होंने मुगल सम्राट के मनसबदारों द्वारा उपलब्ध सैनिकों के अतिरिक्त नियुक्त करते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। इनका सेनाध्यक्ष भी होता था और इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। यह सम्राट के अत्यंत विश्वसनीय सैन्य दल था। अब इसके बाद आ जाइए सूची 1, मैचिंग करनी है, तो मैचिंग कर लेते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा। देखो 1556 से 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, सबको पता है कि अपने पास क्या हुआ था। तो अकबर का राजद्रोह हुआ था, राजाभिषेक मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 में का ए। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है। अब और करते हैं। 1600 में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सभी को पता होगा। तो चौथे का हो जाएगा ए, चौथी का। तो फिर इसके आंसर से पहला ये आंसर मिल गया। ऐसे कुछ कोई भी जो चीज़ आ रही है उसको पहले चेक करो। फिर 1686 या 80 में क्या हुआ? शिवाजी का देहांत हो गया था। और फिर 1739 में क्या हुआ था कि नादिर शाह और दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा। किसके लिए पहुंचा था? ये सामरिक महत्व की दृष्टि से, केंद्र की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर जो एशिया से संबंधित था ना, जो अपना एक द्वार था कांधार, तो उसको एशिया, जितने भी एशिया से जो आयात करते थे, निर्यात करते थे, वो सामरिक महत्व इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए। जैसे इसमें कांधार के प्रांत को सर्वप्रथम मुगल शासक अकबर ने 1595 ईस्वी में जीता। जहांगीर के समय 1622 में कांधार मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहाँ ने कूटनीतिक प्रयास के बाद भी 1649 में कांधार का किला पुनः मुगलों के अधिकार से अंतिम रूप से छीन लिया। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का बड़ा धक्का लगा, क्योंकि कांधार सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। इसे सारे अफगान पर नज़र रखने तथा काबुल की सुरक्षा के अतिरिक्त अफगान एवं बलूची कबीलों को नियंत्रण रखने के लिए अतिरिक्त समृद्ध उपजाऊ भूमि वाला प्रांत कांधार भारत का मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जगह थी। ठीक है, ये किसके समय का है? ये तो सर जल्दी बताओ तुरंत। चलो इसको छोड़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, कौन सा था? पेशवा तो प्रधानमंत्री थे, तो कौन होगा? पंडित थे, वो धार्मिक मंत्री थे। सचिव थे, वो अपने देश सारे काम की देखरेख करते थे। तो इसमें से होगा विदेशी सुमंत, डी आंसर।
ये हमने आपको पूरे बताए हुए हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थता न बनाए रखी थी। ना इन्होंने सपोर्ट किया था, ना इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेजों को बचाया हुआ था, तो मतलब कुछ नहीं किया था। निम्नलिखित निगमों में से सही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से सबसे सही सही कौन कौन सा है? तो पहले थियोरेटिक वेक, मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज के बारे में, अलीगढ़ बिल्कुल नहीं है। एलिबर्टवेल रिपन बिल्कुल सही है, एलिबर्टवेल रिपन के बारे में ही है। और फिरोजा मेहता राष्ट्रीय कांग्रेस के से सम्मिलित थे, तो बिल्कुल नहीं था। बर्जुद्दीन तबियत मुस्लिम लीग से संबंधित थे, तो ये भी नहीं थे, ये कांग्रेस से संबंधित थे। बरुद्दीन तबियत जी मुस्लिम लीग के से थे, हाँ ये थे, ये ठीक है। चौथा इसका आंसर हो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी फिर से करते हैं। पहला ऑप्शन थियोरेटिक वेक, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसलिए पहला आंसर सही है। एलिबर्टवेल रिपन बिल्कुल राइट है। फिरोजा मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, तो ये भी सही है, ठीक है। बरुद्दीन तबियत मुस्लिम लीग से थे, नहीं थे, कांग्रेस से थे, इसलिए इसका आंसर चौथा गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही हो जाएगा इसके, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? थियोडोर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे। एलिबर्ट विल्ड, जिसे वॉसराय की परिषद की विधि के सदस्य पीसी एलिबर्ट ने प्रस्तुत किया था, 1883 में लाया गया था। इस समय बासर लॉर्ड रिपन थे, जबकि फिरोजा मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे, और आपने 1890 में के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। लेकिन सर बरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित ना होकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास में उन्हें मनाया गया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था, हाँ, क्योंकि यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाएगा तो संतोष बढ़ जाएगा, ऐसा ब्रिटिश लोगों का मानना था। इसलिए ये उस हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। वे लोग सोचते थे कि यदि सभी लोग पढ़ जाएंगे तो फिर कार्य कौन करेगा, इन लोगों की सोच थी, इसलिए वो AR की सही व्याख्या करता है। किस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि क्रिप्स मिशन केवल श्वेत लोगों के लिए सम्मिलित थे? ये गलत है, AR की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। भारत में संबंधित नीति निर्धारण के लिए चर्चिल, इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं में से सही की अनुक्रम क्या है? हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव, बिल्कुल राइट है। अगस्त प्रस्ताव के बाद कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद क्या था? INA मुकदमा चला हुआ था, जिसमें बड़े बड़े वकील थे। फिर उसके बाद आ जाओ रॉयल इंडियन नेवी, रेलवे ने भी इसके बाद विद्रोह कर दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला 1 3 2 4। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अपन को कौन सा है? सबसे पहले अपना कामाघाटा करू प्रसंग हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। फिर उसके बाद तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 23 अप्रैल 1986 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी। और सितंबर 1914 में सिख बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर कुछ पंजाबियों को, सिखों और मुसलमानों को कनाडा से
वैंकूवर जाने के प्रयत्न किया था ताकि वे अपने विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान कर सकें, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को अपने बंदरगाह से उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज को 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता लौटा दिया गया। महात्मा गांधी ने 9 फरवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इस 9 फरवरी को प्रवासी दिवस मानते हैं इसी वजह से। और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने तुरंत किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हाथ लेने से पूर्व पूरे भारत भ्रमण किया था। और उपरोक्त इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 2 3 1 सही। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया क्योंकि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन साम्राज्यवाद के विरोध में एक प्रबल तत्व थे। ए आर की सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आर की सही व्याख्या करता है, एकदम एक्ट से आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने मिस्र देशों के विरुद्ध लड़े। तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता व समर्थन दिया था कि वे युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य के विघटन नहीं किया जाएगा, परंतु इसके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया था, जिससे खिलाफत आंदोलन हुआ था। फिर आ जाओ 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया था? तो एक किया गया था जलियांवाला बाग नरसिंहगार में। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता था अपना लाला हरदयाल सिंह। मोहन सिंह बखना बहुत लोग सपोर्टर थे। लाला हरदयाल और काशीराम, भाई परमानंद, कतार सिंह, रामचंद्र, गदर पार्टी अन्य के सदस्य भी और भी सदस्य थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था उग्रवादी हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। उग्रवादी हिंदू की अतीत राग के अलापने की नीति की वजह से। ये क्वेश्चन जाना पूरा नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय के रूप में भारत आए, यथावत भारत में संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ कीप इंडिया यूनाइटेड ऑफ पॉसिबल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की भारतीय स्वायत्तता की घोषणा के बाद 1947 में लॉर्ड वेवेल को वापस बुला लिया और यथावत भारत को संयुक्त रखने के हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा और तथा 1947 में उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। फिर आ जाइए ए आर के बारे में बताना है। गांधी जी ने 1912 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था क्योंकि चोरा चोरी में हिंसा उनके आंदोलन पर रोक देने के कारण बनी। बिल्कुल राइट है, इसलिए इसका ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या ये कर रहा है, ठीक है। सन 1905 में बंगाल में विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई थी, तो ये गलत था, नहीं हुई थी। अब इसके बाद क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में पृथक कर दिया गया था। हाँ, ये बात सही है, इसलिए आर सही है, ए गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, डी में यही लिखा था क्या? देख लेते हैं एक बार। हाँ, ए गलत है, आर सही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो इसमें से कौन सा निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक संसाधनों से स्वशासन प्राप्त करना।
इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाया गया स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रथम व्यापक आंदोलन था। बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं के नेताओं के बीच मतभेद उत्पन्न होने के कारण 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के टुकड़ों में बट गई, जहां गोखले, सुरेंद्र बनर्जी और नारोजी उदारवादी नेता संवैधानिक शांतिपूर्ण साधनों द्वारा सरकार की सुधारों की मांग करने में समर्थन थे। वहीं तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे उग्रवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस ने अपने पतन के कगार पर भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इस शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका था? तो ये कौन से वायसराय का था ये बताना है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के महासचिव थे कि नहीं थे? बिल्कुल गलत, नहीं थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? तो हाँ, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा बी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतरिम गवर्नर जनरल को नियुक्त किया और उन्होंने आते ही परिस्थितियों को निरीक्षण किया और कांग्रेस व लीग से लंबी बातचीत की और अंततः देश में विभाजन का निर्णय लिया गया और राष्ट्रवादी नेताओं को भी मजबूरन भारत विभाजन का निर्णय स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वह दंगे नहीं चाहते थे। बस इस वजह से बहुत दंगे फैल गए थे, बहुत लोग बहुत हिंसा हुई थी। जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था, कौन सा था? वित्त विभाग, फाइनेंशियल। मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। विशिष्टताओं के आधार पर बताना है, तो इसमें से मैचिंग करनी है। पहला क्या है? इसमें आंसर देखी गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा अलीबाग। अलीबाग का आंसर हो जाएगा अपना आपका सदन। बोलपुर का हो जाएगा सेल रासायनिक संकुल। और नवाज सेवा का हो जाएगा अपना बंदरगाह। और रत्नागिरी का हो जाएगा मत्स्य केंद्र। मुंबई के नगरीय समुद्री तट पर विकसित किया गया एक अलीबाग छुट्टियां बिताने हेतु सैलानियों का प्रमुख केंद्र था। और बोलपुर, ये तो छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन अब शायद नहीं आएंगे शायद। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा एक आष्ट्रिक समूह की है? कौन सी आष्ट्रिक समूह की है? कौन सी भाषा है इसमें से? खासी। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं को 4 खंडों तथा 13 भाषाओं में परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाएं यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित हैं, जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गौड़, ओरा, बुरई आदि भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। भारत में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज भाषाएं आदि ऑस्ट्रिक या अंग्रेज भाषा परिवार की हैं। इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं। इस परिवार का क्षेत्र थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, निकोबार और बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आते हैं।
पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से एक निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी में है, कौन सी है? तो सिंपल है, दामोदर। छोटा नागपुर के पठार से की ओर पहाड़ियों से निकलती हुई एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसका कारण इसकी उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा में स्पष्ट रेखा स्कॉप निर्धारित है। इसकी सहायता से सहायक और उपसहायक नदियां बरकरार कोनार और बोकोरो और हारो आदि हैं इसकी सहायक नदियां। मणिपुर के कुछ लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फूमाडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फूमाडिस। हाँ, ये सही है क्वेश्चन। इसमें क्या कोई मैचिंग करनी है? इसमें क्या क्या है? पहले का आंसर हो जाए ग्रेफाइट का, बेलारी में सही है। सीसा कहाँ मिलता है? सीसा मिलता है जावर में, तो इसका आंसर होगा ए। इसका हो जाए बेलारी सही है ग्रेफाइट का। लवड़ मतलब सॉल्ट कहाँ है अपना? डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। चांदी कहाँ है? चांदी मिलता है रंपा। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम में अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है भाई? असम ही होगा, और कौन हो सकता है? अब कौन से क्वेश्चन, अब इतने ज़्यादा सही क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। उन्नीस सौ संतानवे में इंडोनेशियाई वनों में लगी आग का क्या कारण था? तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव में ओजोन परत का क्षरण तथा एल नीनो के प्रभाव में, इन तीनों में से कोई भी 1997 में इंडोनेशिया के जंगलों में लगने के कारण का नहीं था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण तथा हिंद महासागर धाराओं में उत्पन्न होने वाली एल नीनो के प्रभाव से मौसम चक्र में अचानक परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अब अच्छी बचे ही नहीं है, इसलिए यहीं क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए।